हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग बात करेंगे जेसीईआरटी के द्वारा जारी क्लास 11 के केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप सबों को पता होगा कि 27, 28, 29 को एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11 का, है ना। ये एग्ज़ाम में जो है सारे पेपर में 40-40 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है तो आसानी से चले जाइए और टिक मार करके आ जाइए, ऐसा नहीं है ना। आपको उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है और उसके एक्सप्लेनेशंस क्या होंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे। समय कम रहेगा फिर भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी सेट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर है 1260 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। क्वेश्चन नंबर 1 1260 है। इसमें पूछा गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस लास्ट वन विच इज अनसर्टेन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने का तरीका क्या है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लेकिन कभी कभी जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। जैसे अगर दो नॉन जीरो के बीच में मान करके चलिए 101, दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और है कि अगर हमारा जीरो नॉन जीरो के दाहिनी साइड है, राइट साइड है, और दशमलव के बाएं या दाएं साइड है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 यानी 1 to 6 ये तीनों जो है सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। और जीरो तो राइट साइड है लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है, इस वजह से उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर दिया होगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा 3 है और 2 1, यानी 4 3 2 1, यानी चॉइस दिया हुआ है ए का 4, बी का जो है 3 है और सी का जो है 2, डी का चॉइस 1 है। तो आंसर होगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH, यानी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है यहां पर CH3COOH, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें काउंट करिए, इसका चॉइस होगा ए नंबर में चॉइस है C2H4O2, बी नंबर में चॉइस है C2H6O4, C2H8O4, सी नंबर में चॉइस है C2H2O2, C2H2O2 और डी में चॉइस है CH2O, डी में चॉइस है CH2O। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हमारा कंपाउंड है CH3COOH, यानी यहाँ पे 2 कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे C2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, यानी H4 और ऑक्सीजन 2 है। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो कोफिशिएंट हैं इनमें से कोई कॉमन टर्म को डिवाइड करिए, कॉमन टर्म से डिवाइड करिए, तो 2 से सभी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी CH2O होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी। अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ यू हैव 30 मिलीलीटर ऑफ 1.5 m NaCl, if you have 30 milliliter of 1.5 m, sorry it is m NaCl, सोडियम क्लोराइड है, और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 4.5 m NaCl कैन यू मेक, यानी हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 4.5 m NaCl कैन यू मेक, यानी आप कितना
NaCl बना सकते हो जिसकी मोलरिटी कितना है 4.5। तो देखेंगे यहाँ पर जो है गिवन सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम है V1 जो है वो 30 मिलीलीटर है, 30 मिलीलीटर, और मोलरिटी जो है पहले 1.5 था। अब कह रहा है कि इसी को कंसंट्रेट कर देना है। क्या करना है? कंसंट्रेट कर देना है, यानी इसे वाटर को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तब इसका मोलरिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मोलरिटी जो M2 है ये आपका है 4.1 M। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है V2 क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डाइल्यूशन फार्मूला है, फ्रॉम डाइल्यूशन फार्मूला, फ्रॉम डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन फार्मूला से हम लोग देखेंगे M1V1 इक्वल टू होता है M2V2। तो V2 इक्वल टू होगा M1V1 अपॉन M2। तो M1 कितना है 1.5 M, V1 कितना है 30 मिलीलीटर, और M2 जो है 4.5 M है। M से M कट जाएगा और ये 3 टाइम्स यानी टोटल हो जाएगा 10 मिलीलीटर। हम लोग बना सकते हैं कितना मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे हैं थर्ड, और थर्ड का ऑप्शन होगा, ओ सॉरी यहाँ पे 30 नहीं, ये 300 मिलीलीटर है। कितना है 300। तो इसको 300 कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 300 यानी ये 100 मिलीलीटर, यानी आंसर होगा 100 मिलीलीटर, जिसका ऑप्शन नंबर है ए। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा, दैट इज 100 मिलीलीटर। तो जाहिर सी बात है मोलरिटी अगर बढ़ रहा है, मोलरिटी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। मोलरिटी कितना गुना बढ़ रहा है, 3 गुना, तो वॉल्यूम 3 गुना घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, यानी निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है पहले। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स है ना, किसके पास है। तो ए नंबर में है आपका, देखेंगे हम लोग 1 ग्राम, 1 ग्राम सोना है। बी नंबर में है 1 ग्राम सोडियम, और सी नंबर में है 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम क्लोरीन, 1 ग्राम लिथियम, और डी नंबर में है 1 ग्राम क्लोरीन। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उसी के पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा जिसका एटॉमिक मास कम होगा। सभी का मास क्या है, सेम है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय क्या होता है, मोलर वेट या एटॉमिक वेट। तो बताइए वेट बाय मोलर वेट, यानी हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट। क्लियर है। अब बताइए नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा सबका तो वेट सेम है, लेकिन मोलर वेट की बात अगर हम लोग करेंगे, मोलर वेट, तो सबसे कम मोलर वेट आपका किसका है, लिथियम का। लिथियम के एक एटम का मास कितना कितना होता है 7, कितना होता है 7। और बाकी देखिएगा क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 होता है, इसका सोडियम का 23 होता है, सोना का तो और ज़्यादा होता है। तो जिसका वजन कम है उसके पास नंबर ऑफ एटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ब्रोमीन 3580, ब्रोमीन जो है वो 35 लिखा हुआ है और 80 है। आप सभी को पता है किसी भी एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड नीचे होता है और ए ऊपर होता है। तो बताइए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ध्यान देंगे हमारे पास पहला नंबर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये न्यूट्रल है तो प्रोटॉन के बराबर होगा, और प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है यानी 35। हम लोग देखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन तो वही हो जाएगा 35, और न्यूट्रॉन बराबर होता है a माइनस पी, यानी 80 माइनस 35 यानी आपका हो जाएगा 45। तो आंसर होगा 35, 35 एंड 45, जिसका ऑप्शन नंबर होगा 35, 35 एंड 45, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है। अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाँ ये बोल रहा है
व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg। कोई बॉल है जिसका मास जो है 0.1 kg है, 0.1 kg, और ये बोल रहा है मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि वेवलेंथ क्या होगा। तो हम लोग चले आते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से। फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय मास इंटू वेलोसिटी। तो h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। और आप देखेंगे मास जो है वो इसका दिया हुआ है 0.1 kg और वेलोसिटी है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ओवरऑल जो है यूनिट आ जाएगा मीटर में, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका -34 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम which appears in the visible region of electromagnetic spectrum। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सीरीज है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज और हम्फ्री सीरीज। ठीक है, इसमें से आप देखते होंगे लाइमन जो है वो यूवी रीजन में है, ये आपका विजिबल में है, बाकी जो है इंफ्रारेड और फिर फार इंफ्रारेड में आते हैं। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है विजिबल रीजन में कौन हैपियर होगा, तो कौन सा सीरीज होगा, बामर सीरीज। कौन सा, बामर सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बामर सीरीज, और बामर सीरीज जो है ये ऑप्शन नंबर है आपका सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, यानी बामर सीरीज जो है वो कौन सा रीजन में आता है, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी क्वांटम नंबर तो आप सभी जानते हैं, क्वांटम नंबर टोटल 4 होते हैं। कौन कौन भाई, तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट के बारे में बताता है, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है, और उसके बाद जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये आपको बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल। और 4 क्वांटम नंबर आपका, पहला प्रिंसिपल को n से, दूसरा एजीमुथल को l से, तीसरा मैग्नेटिक को n से और चौथा s। तो हमारा सवाल है शेप ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल कौन बताता है, तो इसका आंसर होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बता रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर ही बताएगा आपको शेप के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3D। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9। 9 कहता है which is the total number of orbital, sorry, what is the total number of orbitals with principal quantum number n equal to 3। कह रहा है n का वैल्यू 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर होता है, तो बताइए 3 का स्क्वायर यानी कितना होगा 9। तो बताइए आंसर नंबर कौन सा होगा। लेकिन हाँ अगर इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो 2n स्क्वायर, 2 इंटू n स्क्वायर यानी टोटल हो जाता 18। तो इसका आंसर होगा डी। डी में जो है वो टोटल 9 ऑर्बिटल है। क्वेश्चन नंबर चले आते हैं 10 की ओर। 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। कर है विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, which is isoelectronic with CH4। तो दोस्तों आप सभी को पता है आइसो का मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन से स्पीसीज हैं जो
CH4 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4। तो बताइए भाई, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है और एक हाइड्रोजन के पास एक, तो 4 के पास 4, यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे दिए हुए ऑप्शंस में A, B, C और D 4 ऑप्शंस होंगे। चारों में से देखना है कि इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हाँ, ऑप्शन है सोडियम, आर्गन, नियॉन और मैग्नीशियम। सोडियम, आर्गन, नियॉन और मैग्नीशियम। तो जाहिर सी बात है भाई, इस लोग का तो हम एटॉमिक नंबर जानते हैं। सोडियम का 11, 18, 10 और कितना 12। तो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ मीथेन इज नियॉन। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इनमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, है ना। विच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी को नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है आपका क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर होगा कौन? क्लोरीन। कौन होगा? क्लोरीन। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाता तो सबसे ज्यादा किसका होता? फ्लोरीन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है किसका होगा? क्लोरीन का होगा। देखिए क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता है, तो ये फ्लोरीन का हो गया। लेकिन ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो घटता है, लेकिन ये सेकेंड पीरियड का है और फ्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का है। तो इधर से इधर जाने पर बढ़ा, और एक स्टेप नीचे आते हैं तो भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज क्या होता है? छोटा। तो छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करता है। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। इसी नहीं, ऑक्सीजन का कम होता है सल्फर से, नाइट्रोजन का कम होता है फास्फोरस से। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि जनरली हम लोग देखते हैं ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू घटता है, लेकिन क्यों भाई थर्ड पीरियड एलिमेंट का ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट से? तो रीजन है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई which repel the incoming electrons. That is why second period element has lower value of electron gain enthalpy than third period elements. क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। Which of the following species have the largest and the smallest size? यानी हम लोग को देखना है कि इनमें से कौन से पेयर हैं। फॉलोइंग स्पीसीज हैज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। तो लार्जेस्ट भी बोल रहा है और स्मॉलेस्ट भी बोल रहा है, लार्जेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो 12 की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 एलिमेंट है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3+ आयन। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम 2+ आयन, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3+ आयन। तो जरा हम लोग देखेंगे, मैग्नीशियम जब कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम 2+ में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो साइज इसका छोटा होगा। तो इन दोनों में छोटा कौन होगा? मैग्नीशियम 2+। और एल्यूमिनियम, और हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम 3+ में, तो इन दोनों में छोटा कौन होगा? एल्यूमिनियम 3+, क्योंकि कैटायन का साइज जो है न्यूट्रल स्पीसीज से छोटा होता है ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे
कि सबसे छोटा तो एल्यूमिनियम 3+ हो गया, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग तो मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम। तो साइज जो है वो घटता है, क्या होता है, घटता है। तो सबसे बड़ा साइज कौन हो गया, मैग्नीशियम का, और सबसे छोटा कौन हो गया, एल्यूमिनियम 3+। तो लार्जेस्ट में आ जाएगा मैग्नीशियम और स्मॉलेस्ट में आ जाएगा एल्यूमिनियम 3+, है ना। तो आंसर होगा बी नंबर, यानी लार्जेस्ट हो गया आपका मैग्नीशियम और स्मॉलेस्ट हो गया एल्यूमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चलते हैं, सॉरी 13 कहता है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो भाई डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो इसका होगा NS में एक से 2 इलेक्ट्रॉन, और N-1D में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो N-1D 1 to 10 और NS 1 to 2, ये हो जाएगा आपका जनरल आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर सी, तो ये सी नंबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। तो भाई बताइए BeCl2 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2। तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 बॉन्ड बनाया है, एक क्लोरीन के साथ और एक क्लोरीन। तो इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, लीनियर शेप है। इसका डाइपोल मोमेंट जो है इधर होगा प्लस से माइनस की ओर, और इसका इधर होगा। तो दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा दोस्तों 0। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, दैट इज 0। नेक्स्ट हमारा आता है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 15, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। तो बच्चों एक बात मैं आप लोग को बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम लोग इसको देख लें तो पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ना जानते हो तो एक बात ध्यान से रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 और 5, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3। तो दोस्तों नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होता है, 3। इस नंबर ऑफ बॉन्ड को हम लोग कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो कितना हो गया, 3। तो अगर इन दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, कितना है, 14, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन आप बढ़ा देते हो, +1 करते हो तो हो जाएगा 15, तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा आधा से 2.5। अगर एक और बढ़ा दो तो फिर आधा से बढ़े घटेगा यानी 2। अगर इससे भी इलेक्ट्रॉन कम करो तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा। तो अगर 13 कर दो -1 इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। एक और इलेक्ट्रॉन घटा दो यानी 12, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना, 2। क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इससे जितना आगे करो जितना पीछे करो, अगर एक इलेक्ट्रॉन आगे करोगे या पीछे करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आधा से घटेगा। कितना से घटेगा, आधा से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो भी तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से घटेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से घटेगा। जिसे मान करके चलो F2 ले लेते हैं, तो 14 4 18, 4 बढ़ गया, इससे कितना ज़्यादा है, 4, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 घट जाएगा। तो 3 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 1। और आप सभी जानते हो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच कितना बॉन्ड ऑर्डर, 1 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 का कितना है, 16। तो 14 से कितना आगे गया, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 से घट जाएगा। तो पहले 3 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। चलिए, और इसी तरह से अगर मान करके चलिए आपको पूछा जाए कि O2 प्लस इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा।
O2 पर 1 प्लस है, तो बताइए भाई O2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन 16, उसमें से एक दे दिया है, बचा कितना 15, 15 14, 14 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से आधा कम होगा, यानी 3 माइनस 0.5 यानी 2.5। अगर O2 पे 2 प्लस है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 14 इलेक्ट्रॉन है यानी नाइट्रोजन के बराबर है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, तो आंसर हो जाएगा कितना 2। चॉइस नंबर है बी, यानी आंसर नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कहता है द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, तो वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O, तो H2O में सबसे पहले तोड़ करके देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2 और 6, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, 2 लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड पेयर। क्लियर है? तो अब बताइए इसका शेप कैसा हो गया, इसको हम लोग बेंट शेप या वी शेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेंट या वी शेप, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बेंट, तो आंसर होगा दोस्तों बेंट शेप, बेंट शेप, यानी चॉइस नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। 17 कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बताइए कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है 4 बॉन्ड अगर है, और ये चारों के चारों क्या है सिग्मा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर इन लोगों का वैल्यू 1 है, सॉरी 1 तो हो ही नहीं सकता है, 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा, 5 है तो sp3d होगा, 6 है तो sp3d2 होगा, और 7 है तो sp3d3 होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 और 1 4, चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर यहाँ एक भी नहीं है तो 4 हुआ, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या होगा sp3। लेकिन अगर आपको पूछ दे डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 दो एगो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 1 2 और 1 3 है, तो 3 के केस में sp2 और 2 के केस में sp। क्लियर है? तो हमारा आंसर होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आता है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड स्टेट में, नेटिव स्टेट में एंथैल्पीज जो है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। नेटिव स्टेट में हर एक एलिमेंट का एंथैल्पीज जो है वो 0 होता है, यानी एंथैल्पीज जो है, एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स, ये जो है सबका 0 होता है। जैसे हम लोग देखेंगे एंथैल्पी ऑफ O2 तो ये क्या होगा 0 होगा, एंथैल्पी ऑफ N2 तो क्या होगा 0 होगा, एंथैल्पी ऑफ He हीलियम क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी इट इज 18 तो हो गया, एक मिनट, हाँ इंथैल्पीज हो गया। 19 हम लोग देखते हैं फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। दोस्तों आइसोथर्मल का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल कंडीशन यानी टेम्परेचर कांस्टेंट पर हो रहा है, तो आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब होता है डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, यानी टेम्परेचर बदल नहीं रहा है तो उनका चेंज क्या होगा 0। तो ये बोल रहा है कौन सा कंडीशन है भाई, तो कंडीशन नंबर सी, डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कोई अभिक्रिया है, 2Cl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, 2Cl गैसियस एटम है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं Cl2 में। तो बच्चों देखेंगे आप
कि दो क्लोरीन जब जुड़ रहा है तो एडिशन हो रहा है और एडिशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। अब बताओ दो गैसियस एटम मिल करके एक हो जा रहा है तो दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, कम हो गया। तो डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव। तो आंसर होगा कि डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होगा, ये सवाल का पूछना था। ठीक है, तो दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी यानी रिएक्शन अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो दोस्तों स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी काफ़ी है, तो डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, या हम लोग कहते हैं लेस देन जीरो। तो आंसर होगा डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पॉजिटिव होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता, और अगर ये जीरो होता तो हम कहते रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तीन कंडीशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, H बराबर यू प्लस पी वी। क्वेश्चन नंबर 22, H बराबर यू प्लस पी वी। H जो है इंथैल्पी है, U इंटरनल एनर्जी है, और पी वी जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज U। तो दोस्तों दिस इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो आंसर क्या होगा 22 नंबर का, तो 22 का ऑप्शन है डी नंबर, डी यानी इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 23, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड देता है और ऑक्सीजन गैस CO2 गैस देता है। ठीक है, तो कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखिए। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। तो हम लोग लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में है कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताइए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, तो इनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाता है, इसलिए बचेगा केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर है डी, कैसे लिखा है कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 24 की ओर। 24 कहता है 24 H2O यानी द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी, यानी वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। तो भाई ये H2O है और इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, तो ये H प्लस आयन लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा H3O प्लस में, और अगर ये H प्लस आयन दे दिया तो कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। तो हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ स्पीसीज, ये दोनों एक जोड़ा है और इन दोनों में किस चीज़ का फर्क है, एक H प्लस का। तो एक H प्लस का फर्क अगर एक जोड़ा रखता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो भाई एक H प्लस आयन दे दीजिए। जैसे अगर कह देगा कि अमोनिया एक बेस है मान लीजिए, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो एक H प्लस आयन दे दीजिए, NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है। अगर कह दे कि वाटर का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, तो भाई यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, OH माइनस। एनी डाउट। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड। तो आंसर क्या होगा भाई, तो आंसर हो जाएगा आपका H3O प्लस, चॉइस नंबर है सी। कौन है, सी। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ
0.0001 m HCl सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी HCl पूरी तरह से टूट जा रहा है। तो बताइए, जब HCl पूरी तरह से टूटेगा, 1 मोल HCl टूटेगा तो 1 मोल H प्लस और 1 मोल Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, तो बताइए हमारा जो HCl है क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है HCl टूटेगा तो क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस। अगर इसका कंसंट्रेशन 0.001 है, ये स्टार्टिंग में 0 है, तो ये पूरे का पूरे हट जाएगा, क्योंकि सब का सब क्या हो गया? टूट गया। तो ये बनेगा 0.001 और ये भी बनेगा 0.001। तो अब बताइए फाइनल कंसंट्रेशन इसका 0 बचा और इसका 0.001, यानी हम लोग 10 टू द पावर -4 m कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अब बताइए सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर -4 m। नाउ व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन? सो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही ना होता है, क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -4, m का पावर n है तो ये गुना हो जाता है, तो माइनस इंटू -4 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू बच्चों 1 होता है, तो pH हो जाएगा कितना? 4 होगा। क्या होगा? 4। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा 4। तो 25 का आंसर क्या है? डी है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी pH इक्वल टू कितना? 4 होगा। अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है? ये कहता है कि हाँ H2 प्लस CO ये देता है मिथाइल अल्कोहल। 2H2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और ये देता है आपका मिथाइल अल्कोहल, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, CH3OH। तो अब बताइए क्या होगा कि अगर कह रहा है कि अगर हम लोग सॉल्यूशन में H2 को ऐड कर दें तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर बाएं तरफ ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? दाहिने तरफ, और दाहिने तरफ ऐड करोगे तो बाएं तरफ आएगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसमें अगर कोई फैक्टर को चेंज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि उसके चेंज के प्रभाव को कम किया जा सके। तो बताओ, अगर इसको ऐड करोगे तो ये उधर जाएगा, इसको भी ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा, लेकिन अगर उसको ऐड करोगे तो वापस आ जाएगा। तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। किसके डायरेक्शन में? प्रोडक्ट के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर होगा सी, इन द, या हम लोग कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर राइट साइड वाले को बदलते तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। H2SO4 ये है, ये बोल रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा है H2SO4। 27 बोल रहा है, इसमें H2SO4 यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो दोस्तों इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ क्या होना चाहिए? 0। तो बताइए हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन 1 इंटू 2, इसका हम लोग x मान लेते हैं, तो सल्फर का x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, कैगा ऑक्सीजन है? 4, इक्वल टू 0। सो 2 प्लस x -8 इक्वल टू कितना? 0, यानी x इक्वल टू होगा +8 -2 यानी +6। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है इन H2SO4 ये कितना है? +6। कितना है? +6। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी +6। प्लस माइनस नहीं दिया है, हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के साथ होता है। आगे बोल रहा है फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोल रहा है कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। मीनिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है वो खुद ऑक्सीडाइज भी करेगा और खुद रिड्यूस भी करेगा। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है,
ये मिल करके क्या बनाया 2HCl। हाइड्रोजन का जीरो, क्लोरीन का जीरो, यहाँ हाइड्रोजन का +1 और -1। तो बताइए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है और ये रिड्यूस कर रहा है। तो अलग अलग एटम अलग अलग मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करे तो उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर एक ही मॉलिक्यूल को दो अलग अलग एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेगा तो हम उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों करे तो हम उसे कहते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आप लोग को जानना है कि निम्नलिखित में से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन ClO माइनस आयन है। तो आप देखेंगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बताइए। क्लोरीन का X मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू कितना होगा +1। तो बताइए क्लोरीन का +1 है। बी में देखेंगे आपका हो गया ClO2 माइनस, तो बताइए X माइनस 2 ऑक्सीजन का 4 इक्वल टू -1, सो X इक्वल टू +3। यहां पे क्लोरीन का +3 है। सी में आप देखेंगे ClO3 माइनस, तो X -6 इक्वल टू -1, सो X इक्वल टू +5। तो क्लोरीन का यहां पर +5 है। डी में आप देखेंगे हमारा है ClO4 माइनस आयन, तो X -8 इक्वल टू -1, यानी X इक्वल टू +7। ओके, तो बच्चों एक बात जान लीजिए कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास मान के चलो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कम से कम ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा 7 - 8, यानी इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और ये ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है, 7। तो अगर इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा और मिनिमम होगा -1। ठीक है, तो बताइए यहां पे ये जो परक्लोरेट आयन है ये आप देखेंगे कि +7 में है। किसमें है, +7 में। तो बताइए सातों के सातों इलेक्ट्रॉन तो दे चुका है और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा ये। अब केवल और केवल क्या कर सकता है, रिड्यूस। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो क्लोरीन यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है क्योंकि ये फुली ऑक्सीडाइज स्टेट में है। ओके, तो आंसर होगा डी। बाकी सब जो है देखिए इसका +1 है, ये +3 में भी जा सकता है, +5 में भी जा सकता है, +7 में भी जा सकता है, -1 में भी जा सकता है। ये देखिए +5 है तो -1 में जा सकता है। ओके, आप देखेंगे कि घटा भी सकता है और +7 में बढ़ा भी सकता है। ये देखिए +3 में है तो +5 बढ़ा भी सकता है और +1 घटा भी सकता है। क्लियर है, तो ये सभी शो करेंगे लेकिन ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक कंपाउंड है जिसका IUPAC नेम लिखना है। कंपाउंड है बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन CH3 होल थ्राइस C&Cl। तो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन है, इसमें 3 CH3 जुड़ा हुआ है। क्लियर है, तीनों को जोड़ दीजिए और यहाँ पे क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो कोई भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को ले लीजिए, मान करके चलिए यह एक है, 1 2 और 3। तो बताइए दूसरे नंबर पर क्लोरीन है और दूसरे नंबर पे मिथाइल है, सो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर है आपका, आंसर हो जाएगा प्रोपेन, यानी आंसर नंबर बी सही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 30 में। 30 कहता है हाँ बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। बेंजीन आप लोग जानते हैं C6H6। ये बोल रहा है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो बताइए सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, C 6 कार्बन हो गया। अब क्या होता है कि सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, हो गया।
अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, तो बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब यहाँ पे दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाहर और 6 अंदर, यानी सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड होगा 6 और पाई बॉन्ड होगा 1 2 और 1 3। सॉरी, सिग्मा 6 प्लस 6 यानी कितना? 12, और पाई बॉन्ड कितना है? 3 है, यानी टोटल बॉन्ड यहाँ पे 15 हो जाएगा, लेकिन हम लोग कहेंगे सिग्मा 12 एंड पाई कितना? 3। तो आंसर होगा इसका 12 एंड 3, 12 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी है। ओके, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 31। ये बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का? H2CO, H2CO में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? H2CO। तो अब बताइए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31, H2CO में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले इसको डिटेल में बनाइए। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड। अब बताइए सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, लेकिन ये पाई है। तो हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, लोन पेयर यहां पर नहीं है। तो सिग्मा स्टेरिक नंबर बराबर क्या होता है दोस्तों? सिग्मा बॉन्ड प्लस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बताइए 3 प्लस 0 यानी कितना? 3। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे, अगर 2 रहेगा तो sp और 3 रहेगा तो sp2, 4 रहेगा तो sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, फॉलोइंग will not act as न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये जानते हैं ना आप लोग, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग NU माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, और फाइल मतलब लविंग। तो भाई प्लस चार्ज को कौन लव करेगा? माइनस वाला। कौन? माइनस वाला। माइनस प्लस के बीच ना अट्रैक्शन होता है कि प्लस माइनस, दोनों बात बराबर हो गया। प्लस प्लस के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा, माइनस माइनस के बीच नहीं होगा। किसके बीच होगा? माइनस प्लस के बीच या प्लस माइनस के बीच। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियस लविंग है, यानी पॉजिटिव चार्ज को लव करेगा, अट्रैक्ट होगा उसके द्वारा। तो उसको कौन सा चार्ज होना चाहिए? माइनस चार्ज। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अमोनिया है, बी में क्लोराइड है, अमोनिया, बी में क्लोराइड, सी में, सी ऑप्शन है क्लोराइड नहीं है, क्लोरोनियम आयन है, और सी में है क्लोराइड और डी में है हमारा वाटर। तो देखेंगे आप लोग इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज वाले न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसके पास लोन पेयर है तो ये अट्रैक्ट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन है अ रिएजेंट विच हैज एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो कौन लोग न्यूक्लियोफाइल होंगे? जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन न्यूट्रल में अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और कैटाइन वाले न्यूक्लियोफाइल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 32। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ये बोल रहा है कि दो कंपाउंड है, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? तो दो कंपाउंड है यहां पर, डाई इथाइल ईथर और एक है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, यानी दो कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, CH3 CH2O CH2 CH3। अब देखेंगे एक है CH3CO CH2 CH2 और CH3। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है? तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है,
फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन यहां पर क्या है कि बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल का अरेंजमेंट अलग है। तो हम लोग कहते हैं कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप अबाउट द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स। क्या कहते हैं इसको? मेटामर्स। क्लियर है? तो आंसर नंबर होगा इसका मेटामेरिज्म। कौन सा? मेटामेरिज्म शो कर रहा है ये मेटामर्स, यानी ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं, लेकिन इस घटना को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर है जो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के रूप में हम लोग उसे कंसीडर नॉट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, है ना। पहला नंबर कौन है? हैलोजन। हैलोजन सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद है आपका ए में है NO2, बी में है अल्काइल, सी में है हैलोजन और डी में है साइनाइड। तो दोस्तों देखेंगे यहां पे अटैच्ड है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन जो है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और नाइट्रोजन फाइनली बाहर से खींचेगा, यानी माइनस आई इफेक्ट। ये अल्काइल जो है ये प्लस आई इफेक्ट करता है। सारे अल्काइल कौन सा इफेक्ट करते हैं? प्लस आई, और यही आपका क्या होगा? आंसर। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट करता है। यहाँ कार्बन से अटैच्ड कौन है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है? ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये फाइनली बाहर से लेगा, यानी माइनस आई और माइनस आई, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस आई। तो आंसर कौन होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35 ये कहता है कि HBr का एडिशन करवाते हैं, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HBr का एडिशन कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पेरोक्साइड वगैरह नहीं लिया गया है, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा और हाइड्रोजन यहाँ, यानी CH3CH यहाँ Br होगा और यहाँ पर हो जाएगा CH2H, यानी 1 2 3 2 ब्रोमो क्या देगा? प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन अगर यहाँ पेरोक्साइड होता तो ब्रोमीन यहाँ ऐड होता और हाइड्रोजन यहाँ पे, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, तो हो जाता 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35 नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन क्या देगा? तो बता रहा है कि इथाइन में हम लोग वाटर का एडिशन करवा रहे हैं। किसमें? इथाइन में हम लोग HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इथाइन का फॉर्मूला होता है बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड C और H, यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा? वाटर। तो वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, तो ये बॉन्ड मान करके चलो इधर चल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो बताइए प्लस वाले पे कौन अटैक करेगा? OH और डबल बॉन्ड, माइनस वाले पे कौन? H प्लस। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे इन है और ऑल है, इसको हम लोग कहते हैं इनऑल। क्या बोलते हैं? इनऑल। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म के बाद आप लोग को टॉटोमेरिज्म जानकारी होगा, CO यहाँ पर कौन है? H डबल बॉन्ड CH और क्या है? H। क्लियर है? तो क्या होगा कि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर, ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा और ये बॉन्ड फिर ऐसे टूटेगा, यहाँ पर क्या हो गया? माइनस, तो ये H प्लस आयन जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे करके निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा एक हाइड्रोजन C और डबल बॉन्ड O और CH3, यानी एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। कितने कार्बन का? 2 कार्बन, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3CHO। तो आंसर होगा बी नंबर। कौन सा? बी बॉम्बे। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
37 कहता है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू बी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन का होना जरूरी है। कितने कंडीशन? 4 कंडीशन का होना जरूरी है एरोमेटिक। तो सबसे पहला कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 37, एरोमेटिक होने के लिए कितने कंडीशन? 4। पहला साइक्लिक होना जरूरी है, दूसरा ओवरऑल रेजोनेंस होना जरूरी है, ओवरऑल रेजोनेंस यानी पूरे का पूरे रिंग में, तीसरा प्लेनर, प्लेनर का मतलब है कि सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और चौथा हकल्स का नियम का पालन करना चाहिए, हकल्स रूल। और इन्होंने कहा था टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो 4n+2 होना चाहिए, 4n+2। तो अगर ये चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्लेनर, ये एरोमेटिक बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा कौन? बेंजीन। कौन है? बेंजीन। क्लियर है? C6H6। तो अब बताइए, बोल रहा है पहला प्लेनरिटी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग जिसको रेजोनेंस कहते हैं, और सी हकल्स रूल, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो आंसर होगा हमारा, आंसर नंबर होगा डी। डी बोले तो ऑल ऑफ दीज, सभी होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि CH3, 38 नंबर क्वेश्चन, 2 मिथाइल क्लोराइड है, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दिए। 2 मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दिए। 2 मिथाइल क्लोराइड यानी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 CH3Cl, और इसका रिएक्शन सोडियम के साथ हुआ। एक और है CH3। तो दोस्तों यहाँ पे 2 सोडियम रहता है और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, और आप सबको पता है यहाँ से 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। कितना? 2 NaCl। ये मिथाइल और ये मिथाइल मिल करके बना देगा इथेन, इसे हम लोग उर्ज रिएक्शन कहते हैं। 2 molecules of alkyl halide on reaction with sodium metal in presence of dry ether gives alkane with the carbon atom double the number of carbon atom as that in alkyl halide, है ना? तो ये हमारा उर्ज रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? उर्ज रिएक्शन, यानी आंसर नंबर होगा डी। डी कौन सा रिएक्शन? उर्ज रिएक्शन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये एराइल हैलाइड और ये भी एराइल हैलाइड रहता तो ये डाइफिनाइल देता, उसे हम लोग फिटिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर एगो अल्काइल हैलाइड और एगो एराइल हैलाइड रहता तो अल्काइल बेंजीन देता, उसे हम लोग कहते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन। तो दोनों अगर अल्काइल हैलाइड है तो उर्ज रिएक्शन, एक अल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड है तो उर्ज फिटिक रिएक्शन, और अगर दोनों एराइल हैलाइड है तो फिटिक रिएक्शन। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड। कौन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं है? 39। तो भाई पहला नंबर है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन? इंडक्टिव इफेक्ट, ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल है। बी नंबर में है रेजोनेंस इफेक्ट, यहां पर तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है, रेजोनेंस यहां पार्शियल यहां कंप्लीट, और यहां पाई बॉन्ड का होता है। सी में है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर सिग्मा बॉन्ड का होता है, CH सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, तो ये तीनों तो हो गए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो डी नंबर जो हमारा होगा वो है आपका डिस्टिलेशन। अरे भाई डिस्टिलेशन ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। हम लोग सॉल्यूशन को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि हम लोग इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे 443 केल्विन पर, तो क्या प्रोडक्ट देगा? ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। तो दोस्तों यहां से OH और यहां से क्या निकलेगा? H+, यानी देगा CH2 डबल बॉन्ड क्या? CH2 यानी इथीन देगा, और साथ में क्या? वाटर। क्लियर है? तो ये है आपका मॉडल सेट जो JCRT के द्वारा जारी किया गया था, क्लास 11 केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ, और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस
इसी टाइप का पूछा जाए, हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन या हो सकता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाए। तो काइंडली एक बार जरूर से इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।